आज मैं आपको पद्मावत की कहानी के बारे में अवगत कराऊंगी। चलिए अब शुरू करते हैं पद्मावत की कहानी। पद्मावत अपने आप में एक मार्मिक प्रेम की कहानी है। अद्वितीय सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती के यहाँ पद्मावती ने जन्म लिया। 12 वर्ष की आयु में पद्मावती वयस्क समझ जाने लगी। ज्ञान चर्चा के लिए अत्यंत गुणी और पंडित स्वभाव वाला तोता मिला हीरामन। एक दिन पद्मावती ने हीरामन से अपनी काम विकलता और अपने विवाह के प्रति पिता की उदासीनता की चर्चा की। तोते ने कहा, विधाता का लेख तो अमिट है, पर मुझे आज्ञा दो कि तुम्हारे योग्य वर खोज सकूं। एक दिन जब पद्मावती सखियों के साथ सरोवर स्नान के लिए गई थी, हीरामन उड़ निकला। जहाँ वह पहुँचा वह ढाक का जंगल था। जंगल में आए हुए बहेलिये ने तोते को पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने के लिए ले गया। चित्तौड़ के एक व्यापारी के साथ एक साधारण ब्राह्मण भी कुछ रुपए लेकर लाभ की आशा में सिंगल की हाट में गया। ब्राह्मण ने तोते को सीधे संबोधित कर उसके गुणों के बारे में जिज्ञासा की। तोते ने कहा, जब मैं गुणी था तब मुक्त था, मैं बिकने आ गया हूँ, अब मेरे गुण कहाँ। पर ब्राह्मण ने जान लिया कि वह गुणी और पंडित है। उसने तोते को खरीद लिया और उसे चित्तौड़ ले आया। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी। उसका पुत्र रत्नसेन गद्दी पर बैठा था। तोते की प्रशंसा उसने सुनी तो उसे लाख रुपए देकर खरीद लिया। एक दिन जब रत्नसेन शिकार पर निकला, उसकी रूप गर्विता पटरानी नागमती ने तोते से प्रश्न किया, मुझ जैसी सुंदरी का कोई दूसरी भी इस दुनिया में है? हीरामन ने हंसकर सिंगल की पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन किया और कहा, उनमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। वह डर गई कि यदि यही बात कहीं वह राजा से कह दे तो रूप के प्रलोभन से योगी होकर चल देगा राजा। उसने अपनी धाय से उसे मार डालने के लिए कहा। धाय ने भावी परिणाम के भय से हीरामन को बस छिपा लिया। जब रत्नसेन ने आकर देखा तोता नहीं है, वह क्रोध से भर उठा। अंत में हीरामन सामने लाया गया और उसने सारा वृतांत कहते हुए पद्मावती से कि अपार रूप का वर्णन किया। ये वर्णन सुनकर रत्नसेन मूर्छित हो गया। जब चेतना लौटी वह पद्मावती की खोज में योगी होकर निकल पड़ा। हीरामन ही उसे सिंगल द्वीप का रास्ता दिखा रहा था। रत्नसेन ने माँ और पत्नी के विलाप पर ध्यान न दिया। उसकी आसक्ति एक ही दिशा की ओर खींची हुई थी। हीरामन पद्मावती से मिलने गया तो कहकर गया कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में बसंत पूजा के लिए आएगी। उस समय तुम वह अपार रूप देख सकोगे। हीरामन को इतने समय बाद पाकर पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अब तक जो घटित हुआ था सब बताया। रतनसेन के गुणों तथा उसके प्रेम की पात्रता भी बताई। उसने कहा, बसंत पंचमी के दिन मैं पूजा के बहाने मंदिर में जाऊंगी। हीरामन ने मंदिर में ध्यानलीन रतनसेन तक ये संदेश पहुंचा दिया। बसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों के साथ महादेव के मंदिर में गई। रतनसेन उसके रूप को देखते ही संज्ञा शून्य हो गया। रतनसेन की चेतना लौटी तो वह बसंत था। ना बसंत था, ना वाटिका थी, ना खेल था, ना खेलने वाली। रतनसेन ने विलाप करने का, जल मरने का निश्चय कर लिया। पार्वती जी ने महादेव से कहा, इसका प्रेम सच्चा है, आप इसकी सहायता करें। रतनसेन ने महादेव के रूप को भी पहचान लिया और उसके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे सिद्ध घुटिका दी, सिंगल द्वीप में प्रवेश का मार्ग बताया।
वे फिर अंतर ध्यान हो गए। जब रतन सेन को बांधकर सूली देने के लिए लाया गया तो उसे देखकर सबने अनुभव किया कि ये तो कोई राजपुत्र है। वह अपने में डूबा हुआ पद्मावती का नाम रट रहा था। भाट के रूप में महादेव ने राजा गंधर्व सेन को समझाया कि ये योगी नहीं राजा है, तुम्हारी कन्या के योग्य वर है। इसका राजा के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बस उसके क्रोध में और उत्तेजना आ गई। भट्ट ने राजा को समझाने की कोशिश की कि ये योगी चित्तौड़ का राजा रतन सेन है। ये पद्मावती के लिए योगी हुआ है। तुम्हारा तोता हीरामन ही इसे प्रेरित कर यहाँ ले आया है। हीरामन का नाम सुनते ही गंधर्व सेन ने स्थिति समझ ली। हीरामन बुलाया गया। उसने भाट की बात का समर्थन किया। रतन सेन के बंधन खोल दिए गए। गंधर्व सेन ने पद्मावती का विवाह रतन सेन से कर दिया। तोड़ में वियोगिनी नागमती को राजा की प्रतीक्षा करते हुए 1 वर्ष हो गया। उसे जीवन में केवल अंधकार दिखाई देता था। उसके विलाप ने पशु पक्षियों तक को विचलित कर दिया। अंत में कभी आधी रात के समय एक पक्षी ने नागमती के दुख का कारण पूछा। नागमती का संदेश लेकर वह पक्षी सिंघलद्वीप जा पहुंचा और एक पेड़ पर उसने आश्रय लिया। एक दिन रतन सेन शिकार खेलता हुआ उसी पेड़ के नीचे आकर रुका। सभी पक्षी ने नागमती का मर्मस्पर्श संदेश कह सुनाया। रतन सिंह चित्तौड़ की स्मृति से विह्वल हो उठा। रतन सिंह ने गंधर्व सेन से विदा ली। विदा के समय उसे अपार धन द्रव्य की प्राप्ति हुई। यह सोचकर प्रसन्न था कि इतनी समृद्धि के साथ चित्तौड़ लौट रहा है। चित्तौड़ की राज्यसभा में राघव चेतन नाम का पंडित इसलिए विशेष चर्चित था कि उसे दक्षिणी सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पंडितों से दूज की तिथि के बारे में जिज्ञासा की। जिज्ञासा में राघव ने कह दिया आज है। अन्य पंडितों ने कहा आज नहीं कल है। राघव चेतन ने यक्षिणी के प्रभाव में उसी दिन दूज का चंद्रमा दिखा दिया, पर जब अगले दिन पुनः दूज की तिथि के लक्षण दिखे तो पंडितों ने राजा का ध्यान राघव चेतन के छल की ओर आकृष्ट किया। राघव चेतन का भेद खुल गया और उसे देश से निर्वासन का दंड दिया गया। पद्मावती को जब इस घटना का पता चला तो भयभीत हो गई। उसने सूर्य ग्रहण के बहाने बुलाकर उसने अपने हाथ के एक अमूल्य कंगन उसको दान रूप में दे दिया। राघव चेतन सीधा दिल्ली पहुंचा और अलाउद्दीन के समक्ष उसने पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया। ऐसे अद्वितीय सौंदर्य का परिचय पाकर अलाउद्दीन की वासना जाग उठी। उसने राघव चेतन का आदर सत्कार किया और सरजा नामक एक दूत को चित्तौड़ भेजा। रतन सेन को संबोधित पत्र में सीधे लिख दिया, पद्मावती को दिल्ली भेज दो। रतन सेन ने क्रोधावेश में दूत को लौटा दिया। अलाउद्दीन ने बड़ी तैयारी से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उधर गढ़ गिर जाने पर राजदूतों की स्त्रियां चिता सजा कर रखती थीं कि वह पुरुषों के पराजय के बाद शत्रु के हाथ भी न पड़े। अलाउद्दीन ने संदेश छल से रतन सेन को बंदी बना लिया। पद्मावती की सखियों ने उसे सलाह दी कि गोरा बादल के पास जाकर अपनी सहायता मांग ले। रानी पद्मावती गोरा बादल के घर गई। पद्मावती के दुख से वह स्वयं आकुल हो उठे। उन्होंने भी छल के विरुद्ध छल की ही युक्ति बनाने की सोची। गोरा बादल ने 1600 पालकियां सजाईं। प्रत्येक पालकी में एक एक सशस्त्र सैनिक को बिठाया। सबसे मूल्यवान पालकी में एक लोहार बिठाया। इस प्रकार वह ये प्रचारित करके चले कि पद्मावती दिल्ली जा रही हैं। उसके साथ 1600 सखियां हैं। दिल्ली पहुंचकर गोरा बंदी गृह में पहुंचा और वहां के रक्षक अधिकारी को 10 लाख रुपए भेंट देकर प्रार्थना की, बादशाह से जाकर कहो कि रानी पद्मावती सखियों के साथ आई हैं। उसने अनुरोध किया कि चित्तौड़ के भंडार और घड़ी की चाबी उसके पास है। यदि एक घड़ी के लिए वह राजा से मिल सके तो चाबी उसे सौंपकर महल में आ जाए। यदि एक घड़ी के लिए। इस पर बादशाह ने रक्षक भेजे, पर 10 लाख की अन्यथा भेंट पाकर उन्होंने पालकियों को देखा ही नहीं। पद्मावती को राजा से मिलने की आज्ञा प्राप्त हो गई। पालकी राजा के पास तक गई। उसमें से निकलकर लुहार ने बंधन काट दिए। राजा सशस्त्र घोड़े पर जा बैठा।
अन्य पालकियों में से भी सशस्त्र सैनिक निकले। गोरा बादल ने तलवारें खींच ली और वे विजय की मनस्थिति में राजा को लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़े। सूचना मिलते ही बादशाह ने बड़ी फौज लेकर पीछा किया। तब 1000 सैनिकों को लेकर गोरा बादशाह की सेना के प्रतिरोध के लिए डट गया। बादल शेष सैनिकों साथ चित्तौड़ की ओर चला। गोरा ने बहुत समय तक प्रतिरोध किया, पर अंत में वह अपने सहयोगियों सहित मारा गया। बादल रतन सेन सहित चित्तौड़ पहुंच चुका था। चित्तौड़ पहुंचकर रतन सेन ने देवपाल की कुटिल योजना के बारे में सुना। वह क्रोध से भर उठा। उसने सोचा, जब तक शाही सेना चित्तौड़ आती है वह कुंभलनेर जाकर देखभाल कर ले। वह सेना लेकर कुंभलनेर पहुंचा। देवपाल ने उसे सीधे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। रतन सेन ने चुनौती स्वीकार कर ली। देवपाल ने रतन सेन को विषभुजी सांग मारी, जो नाभि को भेदकर पीठ की ओर जा निकली। देवपाल का दृढ़ भी रतन सेन के प्रहार से अलग हो गया। रतन सेन ने उसका सिर काट कर बांध दिया और चित्तौड़ की ओर चला। मार्ग में ही उसकी दिशा बिगड़ गई। उसने चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार बादल पर सौंप दिया। ये रतन सेन के जीवन का अंत था। राजा के शव के साथ नागमती, पद्मावती दोनों रानियां सती हो गईं।